करिए मैडम स्टार्ट। ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सारे बच्चे आ जाएं, तब तक हम जरा 1 मिनट वेट कर लेते हैं सो दैट बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। आई हैव शेयर्ड माय प्रेजेंटेशन विद यू। इज इट विजिबल टू यू ऑल? गुड मॉर्निंग सिमरन, गुड मॉर्निंग कुसुम। तो आज हमारी अमन पर्सनल टैक्स प्लानिंग का स्टडी मटेरियल नहीं है वेबसाइट पे, एंड इसकी कोई प्रॉपर बुक भी नहीं है अभी। ओके, गुड मॉर्निंग सृष्टि। पुष्पांजलि, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए प्लीज, बाकी बच्चों को विजिबल है। तो लास्ट क्लास पे हम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? सबको याद है कि नहीं है याद? क्या चल रहा था लास्ट क्लास में? कि बिजनेस से जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उस पे टैक्स कहाँ लगेगा? अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है? जो इनकम हम बिजनेस से अर्न करते हैं और जो इनकम हम अपनी प्रोफेशन से अर्न करते हैं उसमें टैक्स कहाँ लगता है? अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? डेप्रिसिएशन के रेट्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, है ना? साइंटिफिक रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था, राइट? तो आज हम उसके आगे की चीज जो है डिस्कस करेंगे, which are presumptive taxation schemes, ठीक है? presumptive taxation schemes ये हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है अंडर पीजीबीपी। तो इसके अंडर हमें क्या पढ़ना है इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स हैं ये किससे रिलेटेड है? अब मैं आज का सेशन जो है बिगिन कर रही हूँ, ठीक है? आपका कोई फ्रेंड है तो प्लीज लेट हिम नो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है? So topics to be discussed today are presumptive taxation scheme of section 44 AD, then the same of 44 ADA and then 44 AE section, ठीक है? Presumptive taxation schemes हमें 3 sections की पढ़नी है। तो इसका मतलब क्या होता है? Presumptive taxation scheme का मतलब क्या है? देखो इसको लेमन लैंग्वेज में समझो। जब भी आपको टैक्स भरना है तो आपको पता है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट? आपको स्लैब रेट्स यूज करके टैक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, बहुत कंफ्यूजन है ना? तो जो छोटे छोटे हमारे बिजनेसमैन हैं, क्योंकि ये हम पीजीबीपी पढ़ रहे हैं इसलिए, तो जो छोटे हमारे बिजनेसमैन हैं, छोटा सा कोई प्रोफेशन करता है, ठीक है, जिसका इतनी इनकम नहीं है कि या फिर वो कंफ्यूज्ड है कि उसको कैसे टैक्स भरना है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स निकाली, ठीक है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स में क्या होता है कि आपकी जो इनकम है उसको हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आप एक साल में जो है इतनी इनकम कमाते हो, ठीक है? और इतनी इनकम पे आपको कितना, एक फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स जो है देना है। कोई आपको ज्यादा इसमें काम नहीं करना है क्योंकि स्लैब रेट नहीं लगाना है, ठीक है? कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है? क्या करा गवर्नमेंट ने? एक सिंपल सा आपको बता दिया कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो एक तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम यूज कर सकते हो, ठीक है? अब इस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा उस रेट को उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है? अगर आपकी इनकम इतने से इतनी है तो इतना ही टैक्स देना है, ठीक है? हमने प्रिज्यूम करना है कि हमारी इनकम जो है इतनी है और इस पे फ्लैट रेट जो टैक्स का है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है, ठीक है? इससे आपको टैक्स जो है भरना हैसल फ्री हो जाता है थोड़ा, ठीक है? आपको इसमें ज्यादा जो है डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती है।
तो to give relief to small taxpayers from the tedious job of maintenance of books of accounts and from getting the accounts audited, the income tax has framed the presumptive taxation schemes under the section 44AD, section 44ADA and section 44AE. ठीक है, तो ये वही लिखा है कि स्मॉल बिजनेसमैन को, स्मॉल टैक्स पेयर्स को जो ये टैक्स भरने में प्रॉब्लम होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, देन यू हैव टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड, क्योंकि हमारे कुछ सेक्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप इतनी इनकम अर्न करते हो तो आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो छोटे व्यापारी जो हैं उनको ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती हैं, डिफिकल्ट लगती हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी जो है सेक्शंस निकाले हैं, 44AD, 44ADA एंड 44AE। ठीक है, तो इनको हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्लास, सो काइंडली पे अटेंशन। आई नो कि थ्योरी में आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट इन सेक्शंस को जो है समझना जरूरी है। मैंने जो हमारी थर्ड सेमेस्टर की इनकम टैक्स की बुक है उसमें भी चेक किया, सो दीज सेक्शंस आर नॉट अवेलेबल देयर। तो आप जो है इनको जरा ध्यान देके समझें और अपने नोट्स जो है साथ साथ में बनाएं। ठीक है, तो मीनिंग हमने समझ लिया। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का क्या मतलब है? अ पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स एंड फर्दर he has to get them audited. To give relief to small taxpayers from tedious work, Income Tax Act has framed presumptive taxation schemes under section 44AD, 44ADA and 44AE. ठीक है, जो लोग इन स्कीम्स को जो है ऑप्ट करते हैं, they are relieved from tedious job of maintenance of books of accounts, also from getting the accounts audited. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल्स जो हैं इन स्कीम्स को ऑप्ट करते हैं, उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है और उनको ऑडिट कराना भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ जो लोग इन सेक्शंस को जो है ऑप्ट करते हैं। ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ 44AD, तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है दैट इज 44AD। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। AD किसके लिए डिजाइंड है? फॉर whom the presumptive taxation scheme of section 44AD is designed। तो हम समझेंगे किसके लिए बना ये सेक्शन। ठीक है, it is designed to give relief to small taxpayers engaged in any business। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? 44AD सिर्फ जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बना है, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सेप्शन भी है, except the business of plying, hiring, leasing of goods, carriages referred in section 44AE। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि तीन सेक्शंस हमें पढ़ने हैं, 44AD, ADA और AE। ठीक है, तो जो चीजें 44AE में कवर हो रही हैं, जो बिजनेस 44AE में कवर हो रहे हैं, वो AD में नहीं आएंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शन लिखी गई है यहाँ पे ब्रैकेट में कि ये बिजनेस कौन से हैं जो 44AE में कवर हो रहे हैं? दीज आर रिलेटेड टू हायरिंग बिजनेस। ठीक है, कैरेजेस, गुड्स एंड कैरेजेस वाले बिजनेस। ठीक है, तो ये हमारे 44AD में नहीं आएंगे। ठीक है, याद हो गया ये इतना? 44AD जो है बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। और कौन से बिजनेस? जो कि 44AE में कवर्ड नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर आएंगे। जो 44AE में कवर्ड है आगे, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, The presumptive taxation scheme of 44AD can be adopted by following persons। अब इसको जो है कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है? पहला, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब यहाँ पे ध्यान दो, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं कर सकता है। रेजिडेंट HUF है कोई, वो ऑप्ट कर सकता है सेक्शन 44AD। या फिर रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म में LLP इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है कि 44AD का कौन यूज कर सकता है? सबसे पहले तो बिजनेस के लिए यूज होता है, छोटे बिजनेस जो होते हैं। ठीक है, और कौन सा पर्सन इसको यूज कर सकता है? जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट HUF हो, या फिर रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो। ठीक है, एक्सेप्ट द LLP। In other words, the scheme cannot be adopted by a non-resident। ये हम समझ गए कि सिर्फ रेजिडेंट ऑप्ट कर सकता है। ठीक है,
This scheme cannot be adopted by a person who has made claim towards deduction under section 10A. तो जिन्होंने भी ये वाली डिडक्शंस के लिए ऑप्ट कर लिया है, 10A की डिडक्शन ले ली, 10B की डिडक्शन ले ली, ठीक है, या फिर 80HH to 80RRB की डिडक्शन ले ली, ठीक है, तो वो लोग क्या है, हमारा 44AD का बेनिफिट जो है नहीं ले सकते हैं, ठीक है। A person whose total turnover or gross receipts for the year exceed 2 crore cannot adopt for presumptive taxation scheme. अब मैंने आपको बताया था कि ये छोटे बिजनेस के लिए, तो जिनका भी ग्रॉस रिसीट्स जो है एक साल के 2 करोड़ से ज्यादा बन रहे हैं, वो लोग 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। तो जिनका भी ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर जो है 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ है, वो ही लोग जो है 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया कि ये टैक्सेशन स्कीम किसके लिए बनी है, किसके लिए बनी है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। कौन कौन से पर्सन इसको यूज कर सकते हैं वो हमने पढ़ लिया, टर्नओवर कितना होना चाहिए हमारा, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। Then businesses not covered under presumptive taxation schemes of 44AD. तो 44AD में कौन कौन से businesses नहीं आएंगे, तो पहला पढ़ो, the business of plying, hiring, leasing of goods and carriages referred in section 44AE, ठीक है। हायरिंग का है, लीज कर रहे हैं हम गुड्स, लीज करना पता है ना सबको, हम किराए पे गुड्स दे रहे हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, अगर कोई एजेंसी वाला बिजनेस चल रहा है तो वो भी 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकता है। अ पर्सन हु इज अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है, अगर कोई ब्रोकरेज और कमीशन वाला जो है बिजनेस कर रहा है तो वो भी इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो क्लियर है आपको इतना कि कौन कौन से बिजनेस इसमें कवर्ड नहीं होंगे। पहले जो कि हायरिंग और लीजिंग के बिजनेस कर रहे हैं, एजेंसी बिजनेस कोई कर रहा है, और कोई पर्सन जो है कमीशन और ब्रोकरेज से जो है अपना इनकम कमा रहा है, तो वो वाले बिजनेस हमारे 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब थर्ड क्या है हमारा, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम अंडर द हेड 44AD। अब इसमें आपको अपनी इनकम कैसे जो है कैलकुलेट करनी है वो हम समझ लेते हैं। In case of a person adopting for provisions of 44AD, income is computed on presumptive basis at the rate of 8% of the turnover or gross receipts, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि किसी का जो बिजनेस है उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिज्यूम करते हैं कि हमारा टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ है, ठीक है। अब इसमें से हमारी इनकम कितनी मानी जाती है, जबकि हम 44AD का बेनिफिट लेना चाहते हैं 8%, ठीक है। हम ये मानते हैं कि टर्नओवर में आपको पता है सारी चीजें आ जाती हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, लॉस आते हैं, आपने किसी को जो है किराए पे चीजें दी है वो उसका आप अमाउंट इंक्लूड कर लेते हो, पैसा रिसीव हुआ है नहीं हुआ है वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है हमारा इसमें, ठीक है। तो हमारा टर्नओवर में बहुत सारी चीजें आती हैं, टर्नओवर में से हम 8% जो है अपनी इनकम को मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा टर्नओवर 2 करोड़ है तो उसका 8% जो है सिर्फ हमारी इनकम है, ठीक है। अब इस इनकम के ऊपर लगाएंगे हम टैक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, हमारा टर्नओवर हमने प्रिज्यूम कर लिया कि हमारा टर्नओवर कितना होगा, ठीक है। टर्नओवर हमने जैसे मान लिया कि हमारा टर्नओवर 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ का 8% हमने कर लिया जो कि 8 लाख आ गया, तो उसके ऊपर हमें टैक्स देना है, ठीक है। ये इतना क्लियर है। इसमें हमें क्या प्रिज्यूम करना है, ये प्रिजम्पटिव सेक्शंस हैं, प्रिजम्पटिव सेक्शंस में हमने प्रिज्यूम कर लिया हमारी इनकम, हमारा जो इनकम है वो टर्नओवर का 8% है, ठीक है।
इसमें एक और चीज आती है, जब हमारा टर्नओवर 6% जो है हम मान लेते हैं, ठीक है। 44 AD is amended with effect to assessment year 2017 to 18 to provide that income shall be computed at the rate of 6% instead of 8% if the gross receipts is received by account pay check or account pay bank draft or use of इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो देखो इतना बड़ा जो ये सेंटेंस लिखा है इसका क्या मतलब है। सबसे पहले इतना क्लियर हो गया कि इनकम हमें 8% माननी है टर्नओवर की। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपने जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने कैसे करी है, चेक से करी है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक यूज करके करी है कोई ट्रांजैक्शन, ठीक है, आपने कैश में ट्रांजैक्शन नहीं की है, ठीक है, आपने दूसरे मोड्स को यूज किया है जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, चेक है, इसको यूज करके आपने ट्रांजैक्शंस की हो, तो आपकी जो इनकम है उसको हम 6% मान लेंगे और आपको उस इनकम पे जो है टैक्स देना होगा। क्लियर है, ये हमारे लिए फायदा हो गया। तो अगर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को क्या है प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हमें लालच दिया कि अगर आप ऐसे जो है ट्रांजैक्शन करोगे तो हम आपकी इनकम 8% की जगह 6% मान लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर उस पर्सन ने अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटली करे हैं या फिर चेक को यूज करके करे हैं तो इनकम उसकी 6% मानेंगे, 6% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। लेकिन अगर उसने ट्रांजैक्शंस कैश में की हैं तो हम उसकी इनकम मानेंगे 8% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। इसमें ये याद रखना है आपको। अब अगला पॉइंट क्या आता है इसमें, द presumptive income computed as per prescribed rate is the final income and no further expenses would be allowed। तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्योंकि हम आपकी इनकम इतनी कम मान रहे हैं, अब आप सोचो टर्नओवर का 6% कितना कम है, गवर्नमेंट आपकी इनकम सिर्फ 6% मान रही है, ठीक है, क्योंकि आप एक स्मॉल बिजनेस हो, ठीक है, और आजकल 2 करोड़ की टर्नओवर जो है छोटे बिजनेस भी कर लेते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन इतना हो गया है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने आपको देखो इतनी अच्छी जो है स्कीम बना के दी है, हम आपकी इनकम सिर्फ 6% ऑफ जो है टर्नओवर मान रहे हैं या 8% ऑफ टर्नओवर मान रहे हैं, तो ये जो है आपकी फाइनल इनकम होगी। इसके बाद आपको इसमें फर्दर डिडक्शंस जो है नहीं मिलेंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप 44 AD को ऑप्ट करते हो, आप बोलते हो कि मैं अपने अकाउंट्स जो है 44 AD के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन करके चलूंगा या फिर मैं अपने अकाउंट्स 44 AD सेक्शन को ऑप्ट करके बनाऊंगा, तो आपको क्या याद रखना है कि आपको फर्दर डिडक्शंस जो है नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो है पॉइंट्स लिखे हैं, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस। अब हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था सेक्शन 31, उसके बाद सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। तो ये वाली डिडक्शन हमें नहीं मिलेंगी, जो सेक्शन 30 से लेके 38 की डिडक्शन हमने पढ़ी थी वो हमें नहीं मिलेंगी। डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी अलाउड, डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस shall be subtracted from the estimated income as per provisions of the act। अगर आपको लास्ट ईयर कोई लॉस हुआ है तो वो आप इस ईयर में माइनस कर सकते हो, बट बाकी डिडक्शंस जो है हमें नहीं मिलेंगी। जो 6% हमने जो टर्नओवर का माना है या 8% जो टर्नओवर का है वो ही हमारी फाइनल इनकम मानी जाएगी, फर्दर डिडक्शंस हमें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है आपको, ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, ई पॉइंट बोलता है हमारा, नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44 AA। अब देखो जिसने भी 44 AD का बेनिफिट जो है लेना है उसने बोला सरकार को कि मैं 44 AD के अकॉर्डिंग जो है आपको टैक्स दूंगा, तो उसको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। हमारा सेक्शन 44 AA बोलता है कि आपका टर्नओवर अगर कुछ लिमिट होती है, अगर उतना है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 44 AD को ऑप्ट करते हैं तो आपको क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करना है, ठीक है, और उनको ऑडिट भी नहीं कराना है, क्योंकि इस सेक्शन का यही बेनिफिट है कि आप हैसल फ्री होके अपना टैक्स जो है सरकार को दे पाए। Payment of advance tax in respect of income from business covered under section 44 AD।
तो आपका यहाँ पे एक और क्या प्रोविजन आता है, अगर आप 44 AD को ऑप्ट करते हैं तो आपको टैक्स क्या है, एडवांस में भरना पड़ता है। ठीक है, आप मान लेते हो, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था ये प्रिजम्पटिव है, प्रिज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारी इनकम इतनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी इनकम जो है 1 करोड़ है, या जितना आपको लगता है लास्ट ईयर से आप आइडिया ले सकते हो कि मेरी इनकम कितनी थी लास्ट ईयर, उस अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम इस ईयर में प्रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अपना टर्नओवर प्रिज्यूम कर सकते हो, उसका 6% आपकी इनकम हो गई और उस पर आपने टैक्स जो है भर दिया। तो आपको ये टैक्स एडवांस में भरना पड़ता है जब ये साल अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी आपने इनकम ये नहीं कमाई है, उससे पहले ही आपको टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, 44 AD में ऐसा आपको मैंडेटरी है। ठीक है, और टैक्स कब भरना होता है, 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च से पहले या फिर 15 मार्च तक आपको ये टैक्स भरना पड़ता है ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब जैसे हमारा 31 मार्च तक होता है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा प्रीवियस ईयर होता है या असेसमेंट ईयर होता है। तो ये जो पिछला साल जो खत्म होने जा रहा है, अभी अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, तो उस 1 अप्रैल के बिगिन होने से पहले ही आपको अपनी इनकम प्रिज्यूम करके उसका अपना टर्नओवर प्रिज्यूम करके उसका 8% या 6% निकाल के उसके ऊपर टैक्स जो है गवर्नमेंट को दे देना है। ठीक है, यहाँ पर एडवांस टैक्स का क्योंकि प्रोविजन है, अगर आप 44 AD ऑप्ट करते हो तो एडवांस टैक्स आपको भरना पड़ता है। ठीक है, और कब भरना है, ऑन और बिफोर 15 मार्च। ठीक है, क्लियर है इतना आपको। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, प्रोविजंस टू बी अप्लाइड इफ अ पर्सन डज नॉट ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ 44 AD एंड डिक्लेयर्स इनकम एट अ लोअर रेट, दैट इज एट लेस देन 8%। अब देखो कुछ लोग ना क्या बोलते हैं सरकार को कि मेरी तो इनकम 8% भी नहीं हो रही है, मुझे तो बहुत लॉस हो रहा है, मैं तो इतनी इनकम नहीं अर्न कर पा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप नहीं, मतलब आपकी इनकम इतनी नहीं है, 8% नहीं है आपकी इनकम एग्जैक्टली जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप 44 AD का बेनिफिट जो है नहीं ले सकते हो। ठीक है, और आपको जो है अपने अकाउंट्स अब पूरे ऑडिट भी कराने पड़ेंगे, हमें दिखाना पड़ेगा कि आपकी इनकम एग्जैक्टली कितनी बन रही है। हम कैसे मान लें कि आपकी इनकम 8% से भी कम बन रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट को गुस्सा आता है, यहाँ पे हमारे इनकम टैक्स एक्ट को गुस्सा आ जाता है कि मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको इतना अच्छा जो है सेक्शन बना के दिया, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप अपनी इनकम इतना कम मान लो, 6% या 8% मैं आपकी इनकम मान रहा हूँ, उसमें भी आप मुझे कह रहे हो कि मतलब मेरी इनकम तो इससे भी कम है, तो दिखाओ अब आप अपने अकाउंट्स, हम ऑडिट करवाएंगे, अब आपको AD का बेनिफिट जो है 44 AD का बेनिफिट हम नहीं देंगे। अब आपको अकाउंट्स भी ऑडिट कराने हैं, अकाउंट्स मेंटेन भी करने हैं और हम उसको चेक भी करेंगे। ठीक है, consequences if a person opts out from presumptive taxation scheme of section 44 AD। और अगर कोई पर्सन जो है वो बीच में, जैसे 2 साल उसने 44 AD का बेनिफिट लिया, उसने अपनी इनकम प्रिज्यूम करके चलाई, उसके बाद तीसरे साल में वो आके बोलता है कि नहीं नहीं ये 44 AD से तो मैं अपने आप को बाहर कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब मैं ऐसे अपनी इनकम कैलकुलेट या ऐसे अपना टैक्स नहीं भरना चाहता। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अब आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक 44 AD का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ठीक है, अगर आप आज बोलते हो 2 साल कंप्लीट होने के बाद कि अब इस साल से मैं 44 AD के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं पे करूंगा, तो गवर्नमेंट बोलती है इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन अब आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक जो है 44 AD का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर होंगे आई होप आपको, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हमारा सेक्शन 44 AD था। 44 AD जो है हमारा बिजनेस से रिलेटेड सेक्शन है, राइट। हाँ, आप अपना जो है एडवांस टैक्स जो फिल करते हो, अगर आप एंड में आके आपका टैक्स कम बनता है, इनकम कम बनती है, तो वो आपको वापस मिल जाती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसा बोल दो कि मेरी तो इनकम इतनी है ही नहीं, तो गवर्नमेंट बोलती है फिर आप 44 AD मत यूज करो और 44 AD का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। अब आप अपनी बुक्स मेंटेन करो, उनको ऑडिट कराओ और हमें दिखाओ कि आपकी एग्जैक्टली इनकम कितनी बन रही है और कैसे कम या ज्यादा बन रही है।
ठीक है, सो दैट वाज सेक्शन 44 AD। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 44 ADA पे। देखो नाम पे ध्यान दो, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, वो AD है, ये 44 ADA है। ठीक है, so for whom the presumptive taxation scheme of 44 AD is designed, किसके लिए होती है ये? The presumptive taxation scheme for section 44 AD is designed to give relief to small taxpayers engaged in specified profession. Now last section was related to business, ठीक है, except हमारे hiring और leasing वाले businesses, but this section is related to profession। ठीक है, 44 ADA is related to people engaged in specified professions। ठीक है, eligible person who can take advantage of the presumptive taxation section under 44 ADA, कौन कौन से लोग जो है यूज कर सकते हैं? यहाँ देखो लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस दी गई है, लीगल है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल है, अपना अकाउंटेंसी है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, इंटीरियर डेकोरेशन है, एनी अदर प्रोफेशन as notified by CBDT। ठीक है, इनको भी हम जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, और कोई अगर प्रोफेशन को इसके अंडर मानने की बात करता है तो हम उनको भी इसमें कवर कर सकते हैं, और 44 ADA का बेनिफिट ऐसे प्रोफेशन वाले लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो 44 AD जो था बिजनेस से रिलेटेड था, लेकिन 44 ADA जो है वो हमारा प्रोफेशन से रिलेटेड है। Benefit of section 44 ADA is eligible only in the case of assessee who is an, अब देखो उस केस में हमने पढ़ा था रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट HUF होनी चाहिए, रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए, एक्सेप्ट LLP। तो यहाँ पे किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है? एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए, जो हमने पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा था, इंडिविजुअल। सेकेंड हो गया पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? पार्टनरशिप फर्म होने चाहिए। यहाँ देखो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कुछ नहीं लिखा है, तो कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है। और पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, लेकिन LLP नहीं होनी चाहिए, जैसे सेम उसमें था 44 AD में पार्टनरशिप फर्म थी लेकिन LLP नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है प्रोफेशनल्स की, बट LLP नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर 44 ADA। अब देखो इसमें कैसे कंप्यूट करना है, उसमें क्या था कि हमने 6 या फिर 8% मानना था टर्नओवर का। यहाँ पे कैसे मानना है हमने? यहाँ पे in case of a person who is adopting for section 44 ADA, income will be computed on presumptive basis। ये तो हमें पता है कि presume करनी है इनकम हमारी इतनी होगी, टर्नओवर इतनी होगी, 50% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स ऑफ अ प्रोफेशन। अब आप मान लो कि आपका ग्रॉस रिसीट्स जो है वो एक करोड़ है, 50 लाख है। ठीक है, तो इस केस में आपकी 50% जो है इनकम हम लोग मान लेंगे। ठीक है, However, such person can declare an income higher than 50%। आप इससे ज्यादा भी इनकम मान सकते हो अपनी, लेकिन 50% तो आपको माननी ही है टोटल ग्रॉस रिसीट्स की, जो आप प्रोफेशन से कमा रहे हो। ठीक है, उसका टोटल ग्रॉस रिसीट्स का 50% जो है हम आपकी इनकम को मान लेंगे। ठीक है, the presumptive income computed at 50% is the final income and no further expenses would be allowed। तो इसमें भी सेम चीज है, जैसे उसमें गवर्नमेंट हमें बोल रही थी कि मैं देखो ऑलरेडी आपको 6% और 8% की इनकम मान के चल रही हूँ। तो इसमें भी क्या है, क्योंकि आपको पता है जब आप एक प्रोफेशन करते हो तो उसमें इतना खर्चा नहीं होता है। बिजनेस रन करना एक बहुत बड़ा खर्चा है। कुछ चीजें आपको जो है किसी को क्रेडिट पे देनी है, आपके बैड डेट्स हो जाते हैं, आपकी मशीन खराब हो जाती है, मशीन परचेज करनी है, वर्कर्स को सैलरी देनी। तो बिजनेस एक बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जाता है, बहुत ही इसमें ज्यादा खर्चे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी इनकम 6 to 8% मानी जाती है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशन में आपको क्या है, हैंड टू हैंड इनकम जो है रिसीव होती है। आप जितना भी उस चीज में टाइम देते हो उतना आपको पे किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी इनकम को 50% माना जाता है। ठीक है, और अगर आप 44 ADA का बेनिफिट ले रहे हो तो बाकी एक्सपेंसेस जो है, बाकी डिडक्शंस जो है आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद इसमें भी एडवांस टैक्स पेमेंट का प्रोसीजर है। आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। 15 मार्च ही डेट है इसकी, सेम है।
जो प्रीवियस ईयर हमारा खत्म होता है 31 मार्च को, तो उससे पहले ही नेक्स्ट ईयर का हमें टैक्स प्रिज्यूम करके भर देना है, और वो भी कब भरना है, 15th मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अ पर्सन ऑप्ट्स फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 ADA ऑप्ट करते हो, तो आपको बुक्स जो है अकाउंट्स की नहीं मेंटेन करनी पड़ती। ठीक है। तो आपको अकाउंट्स जो है मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं और उनको ऑडिट भी नहीं करवाना पड़ता है। ठीक है। Provisions to be applied if a person does not opt for the presumptive taxation scheme of section 44 ADA। आप देखो यहाँ पे भी सेम है। अगर आप अपना पहले ही मान लेते हो कि मेरी इनकम जो है 50% नहीं होगी ग्रॉस रिसीट्स की, मेरी इनकम तो 40% होगी, या मेरी तो ग्रॉस रिसीट्स ही बहुत कम होंगी, तो आप पहले ही बोल देते हो गवर्नमेंट को कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैं टैक्स जो है पे नहीं कर रहा, या कुछ ऐसे करके। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप अकाउंट्स बनाओ और उनको ऑडिट कराओ। यहाँ पे भी गवर्नमेंट को गुस्सा आता है कि मैं आपको ऑलरेडी 50% ही आपकी इनकम मान रही हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरी इनकम इससे कम होगी। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप लोअर इनकम डिक्लेयर करते हो 50% से लोअर, तो आपको क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, आपको उनको ऑडिट कराना पड़ता है, और हमारा लॉ जो है उनको चेक करता है। ठीक है। So this was presumptive taxation scheme under section 44 ADA। ठीक है। AD किससे रिलेटेड थी बिजनेस से, और ADA जो है वो रिलेटेड थी हमारी प्रोफेशन से। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड आती है हमारी, दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AE। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एडी में बिजनेस था, लेकिन कुछ ब्रैकेट में एक्सेप्शंस थी कि ये वाले बिजनेस पे नहीं लगेगी, हायरिंग, कैरेजेस, लीजिंग, तो इस पे नहीं लगेगी। तो उस पे कौन सा सेक्शन लगता है, 44 AE। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन कहाँ पर है, द स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AE इज डिजाइन्ड to give relief to small taxpayers engaged in a business of plying, hiring, leasing ऑफ गुड्स कैरेजेस। ठीक है। लीजिंग यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, यानी कि जो सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमने देखा है कैरेजेस होते हैं, ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े हमारे आपने देखा होगा टेम्पोज होते हैं, है ना। तो ये वाला जो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, 44 AE। ठीक है। eligible taxpayer and eligible business for the purpose of presumptive taxation scheme। अब यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, एक तो देखो इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, कंपनी है, एक्सेट्रा। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। अब एवरी पर्सन में हमने 7 कैटेगरीज पढ़ी थी, आई होप आपको याद होगा, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। सबसे पहले इंडिविजुअल था, HUF था, कंपनी था, पार्टनरशिप फर्म था, AOP, BOI, AJP, है ना, लोकल अथॉरिटी। तो इसमें लिखा है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AE आर एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। एवरी पर्सन में हमारी सारी की सारी कैटेगरीज जो है इंक्लूड हो गई। ठीक है। उसके बाद द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AE कैन बी adopted by a person who is engaged in business of plying, hiring or leasing of goods carriages and who does not own more than 10 goods vehicles। अब इसमें क्या एक्सेप्शन इन्होंने लगा दी कि ठीक है आप ये वाला बिजनेस कर रहे हो, लेकिन हमें याद रखना है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सिर्फ छोटे बिजनेस पर्सन के लिए बनाई है, छोटे प्रोफेशंस के लिए बनाई है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो, हम टाटा हैं, हम रिलायंस हैं और हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। छोटे हमारे जो बिजनेस पर्सन हैं, छोटे हमारे टैक्स पेयर्स हैं, छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है बनाई थी। ठीक है। और इसमें इसीलिए इन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास जो है अगर 10 से ज्यादा गुड्स कैरेजेस हैं, 10 से ज्यादा ट्रक हैं, तो आपके ऊपर ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपका बड़ा बिजनेस हो गया अगर आपके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेजेस हैं, है ना। तो इसीलिए जो है इस स्कीम को किसके ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है, सिर्फ जो छोटे बिजनेस हैं जिनके पास सिर्फ 10 या उससे कम जो है गुड्स कैरेजेस के व्हीकल्स हैं।
ठीक है। तो ये मेनली जो हमारा 44 AE है ये गुड्स कैरेजेस वाले बिजनेस के लिए होता है कि हम जो है हायर कर रहे हैं गुड्स कैरेजेस, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम लीज कर रहे हैं अपने ट्रक्स को। ठीक है, तो ये वो वाले बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। एस्टिमेटेड इनकम, अब इसमें आपको इनकम कैसे एस्टिमेट लगाना है, फर्स्ट पे कैसे लगाया था हमने, जो हमारी टोटल रिसीट्स ग्रॉस रिसीट्स है, टर्नओवर है, उसका 6 to 8% जब हम बिजनेस में थे, 44 AD में थे। 44 AD में हमने क्या किया था, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स जो हमने प्रोफेशन से कमाई। और सी हमारा जो हमारा 44 AE वाला सेक्शन है, इसमें देखो कैसे हमने इनकम एस्टिमेट करनी है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हमारा मैकेनिज्म लगता है। इसमें टाइप ऑफ गुड देखो, पहले टाइप ऑफ गुड कैरेज, यानी कि हमारा जो गुड्स कैरेज है, हमारा जो ट्रक है, व्हीकल है जो हमारा, इज इट अ हैवी गुड व्हीकल और इज इट अदर व्हीकल। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखो नोट में क्या लिखा है कि हैवी गुड व्हीकल कौन सा होता है, इट मींस एनी गुड्स कैरेज हैविंग ग्रॉस व्हीकल वेट एक्सीडिंग 12,000 kilograms। अगर आपका जो है व्हीकल में जो है 12,000 kilograms से ज्यादा का वेट आ जाता है तो दैट इज अ हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हमें प्रिज्यूम करना है, कैसे इनकम प्रिज्यूम करनी है, पहले ये क्लियर हो गया हमें क्या डिवाइड करना है कि हमारा व्हीकल हैवी गुड्स व्हीकल है या फिर दूसरा कोई व्हीकल है। ठीक है, तो अगर हमारा हैवी गुड व्हीकल है तो उसके अंदर 12,000 किलोग्राम से ज्यादा का सामान जो है आ जाना चाहिए। तो इस केस में इनकम कैसे प्रिज्यूम करनी है, ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। देखो एक सेकेंड मैं पेन ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ₹1,000 पर टन, तो ये तो आपको दिमाग में रखना है कि ₹1,000 जो है ये तो यहाँ पे फ्लैट रेट सेम रहेगा, प्रिजम्पटिव चल रहा है तो यहाँ पे रेट्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं। जैसे फर्स्ट में जो इनकम थी फ्लैट 8% या 6%, सेकंड में 50%, इसमें 1,000 रुपए हैवी गुड व्हीकल में, अगर आपका हैवी गुड व्हीकल है तो 1,000 तो आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, पर टन। अब आपने जो सामान डाला वो समझ लो 5 टन का था, तो 1,000, ठीक है, इंटू 5 टन का हमारा सामान था और आगे लिखा है मंथ। तो अब इस व्हीकल जो है हमने यूज किया फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो हमारा जो इनकम हमें निकालनी है वो ये निकलेगी। ठीक है, कैसे निकलेगी, 1,000 इंटू 5, क्योंकि हमारा सामान 5 टन का था, और इंटू 6, यानी कि हमने कितने मंथ्स उसको यूज किया, हमने 6 महीने उसको यूज किया, उस ट्रक को हमने 6 महीने यूज किया। ठीक है, या फिर 6 महीने हमने उसको लीज पे दिया। तो 1,000 into 5 that is 5,000 and 5,000 into 6 that is 30,000। तो हमारी इनकम कितनी आ गई, 30,000। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हैवी गुड्स व्हीकल में कैसे कैलकुलेट करना है, 1,000 फ्लैट रहेगा, फिर हमें देखना है कि कितने टन का सामान है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है कि मंथ, कितने मंथ के लिए हमने उसको यूज किया है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन्ड होगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। ये हैवी गुड्स वाला थोड़ा ट्रिकी था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1,000 फ्लैट रहेगा, उसके बाद टन से मल्टीप्लाई करना है, उसमें लिखा होगा आपका क्या बोलते हैं 10 टन का सामान है, 10 किलोग्राम का सामान है, तो इंटू 10 कर देना। ठीक है, और कितने मंथ्स के लिए यूज किया वो उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो इससे आपकी जो है इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद अदर व्हीकल जो है हमारे, वो कौन से हैं, जो बाकी बच गए, जिनका की 12 किलोग्राम से ज्यादा वेट नहीं है, तो उस केस में 7,500 फॉर एवरी मंथ। अब ये अदर व्हीकल में फॉर एग्जांपल हमारा कोई टेम्पो था, उसको हमने 4 महीनों के लिए यूज किया, तो 7,500 इंटू 4 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे 7,500 फ्लैट है और एवरी मंथ के लिए
हमने इंटू 4 कर दिया क्योंकि हमने उसको 4 महीने यूज किया। सो क्लियर हो रहा है थोड़ा कुछ? ऊपर वाले में क्या था, 1000 फ्लैट रेट था, इंटू टन्स हमें याद रखना है, टन्स भी इसमें मल्टीप्लाई होंगे और इंटू मंथ। ठीक है, नीचे वाले में फ्लैट 7500 रहेगा और इसमें हमें सिर्फ मंथ को मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स। क्लियर है? अब चलो, इतना हमने इसके बारे में पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड एक हम इलस्ट्रेशन को समझ लेते हैं सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा। पुष्पांजलि, बुक परचेज करने का मेरे पास कोई ऐसी बुक है नहीं। आई एम ऑल्सो टीचिंग फ्रॉम इनकम टैक्स बुक जो कि वीके सिंघानिया की है। ठीक है, इट इज नॉट अ पर्सनल टैक्स प्लानिंग बुक। उसमें सिर्फ एक चैप्टर है पर्सनल टैक्स प्लानिंग का, सो मैं उसमें से आपको पढ़ा रही हूँ। एंड क्योंकि वो बुक बहुत एक्सपेंसिव है, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 900 to 1000, सो मैं आपको ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकती कि आप वो बुक खरीदो बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लेना। इनकम टैक्स की बुक है वीके सिंघानिया की। और नहीं तो आई विल ट्राई कि मैं पीडीएफ जो है शेयर कर दूं उस चैप्टर की, सो दैट आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। सो मैं उसको जो है पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगी। उस चैप्टर की कर सकती हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी, मतलब आप समझ रहे हो ना, इनकम टैक्स की बुक तो बहुत मोटी होती है, तो उसमें से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। सो प्लीज वेट फॉर द पीडीएफ। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप ग्रुप में हो? ठीक है, तो बैक टू आवर 44 AE सेक्शन। इसमें एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम समझ लेते हैं। देखो, पढ़ो इसके बारे में क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में। मिस्टर खुश इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स ऑफ कैरेजेस। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस हमें समझ आ गया कौन सा है। अब 44 AE लगेगा, इसमें हमें समझ आ गया क्योंकि इसमें गुड कैरेज की बात हो रही है। थ्रू आउट द ईयर 2021-22 he owned 9 good vehicles। ये भी क्लियर हो गया इसका सेकंड कंडीशन भी कि इसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल तो है ही नहीं, 9 ही है। What will be the taxable income from business of flying, hiring and leasing of goods carriages if he adopts provisions of section 44 AE? अब वो बोल रहे हैं कि उसकी इनकम कितनी होगी अगर वो 44 AE सेक्शन को अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्लियर कर लिया इसका बिजनेस, ठीक है, 44 AE लग जाएगा। इसके बाद हमने क्लियर कर लिया कि इसके पास जो व्हीकल है वो 10 से कम है। ठीक है, 10 से कम है यानी कि 44 AE लग जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं तो बताओ उसकी इनकम कितनी होगी। सो इनकम ऑफ मिस्टर खुश विल बी, इनकम पर मंथ जो है हमारी कितनी होती है, यहाँ पे देखो कौन से व्हीकल है इसके पास। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा है, 9 गुड्स व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, यानी कि उसके पास जो व्हीकल है पुष्पांजलि, आप अपना नंबर जो है यहाँ पे मुझे लिख दो, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। या फिर किसी बच्चे के पास ग्रुप का अगर लिंक है तो प्लीज शेयर कर दो उसको। ठीक है, सो अब जो है आ जाते हैं बैक टू क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर खुश इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स एंड कैरेजेस। ठीक है, गुड्स कैरेजेस। थ्रू आउट द ईयर he owned 9 good vehicles, 9 थे उसके पास, ब्रैकेट में other than heavy goods vehicle। तो जिसके पास other than heavy goods vehicle है उसका क्या फ्लैट रेट था, 7500। आई होप यू ऑल आर पेइंग अटेंशन। 7500 था। अमन, आप अपना नंबर लिख दो, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। ठीक है, 7500 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है अदर देन हेवी गुड व्हीकल्स। ठीक है, अब देखो इसने क्या लिखा, थ्रू आउट द ईयर उसने उसको यूज किया है, यानी कि 12 महीने के लिए उसने उसको यूज किया है। तो हमारी इनकम कैसे निकलेगी, 7500। कितने गुड व्हीकल है हमारे पास, 9 है हमारे पास गुड व्हीकल। ठीक है, तो इंटू 9 विच इज 67,500, और हमने इनको कितने महीनों के लिए यूज किया है, थ्रू आउट द ईयर हमने इनको यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था थ्रू आउट द ईयर, देखो
जो फर्स्ट लाइन है ऊपर, फुल स्टॉप के बाद थ्रू आउट द ईयर 2021 to 22 ही ओन 9 गुड व्हीकल्स, तो उसने पूरा साल उनको यूज किया है। सो 7500 एक के लिए है हमारी। उसके बाद हमने 9 ऐसे व्हीकल यूज करे हैं तो इंटू 9 कर दिया हमने, और क्योंकि हमने इनको 12 मंथ्स के लिए पूरे यूज किया है तो इंटू 12 कर दिया। तो हमारा आंसर जो है, हमारी इनकम जो है वो कितनी बन गई, 8,10,000। सो टोटल इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स, लीजिंग गुड्स कैरेजेस as per the provisions of 44 AE will be 8,10,000। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब ये छोड़ो, मैं ऐड कर दूंगी आपको ग्रुप में। यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो, समझ आ रहा है क्वेश्चन? क्या चल रहा है यहाँ पे? 7500 हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे लिखा था अदर देन हेवी गुड व्हीकल है, हमारे पास 9 ऐसे गुड व्हीकल है, इसलिए इंटू 9 कर दिया। और इंटू 12 क्यों किया नीचे? क्योंकि ये व्हीकल को हमने थ्रू आउट द ईयर यूज किया है, 2021 से 22 तक थ्रू आउट द ईयर हमने इनको यूज किया है। सो द इनकम कितनी बनेगी हमारी, 8,10,000। 7500 ऐसे टेबल अगर नहीं बनाना है तो 7500 इंटू 9, which is 9 good vehicles, and into 12 months. So it comes out to be 8,10,000. देखो क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने एक और इलस्ट्रेशन जो है इसमें डाली हुई है, देखो इलस्ट्रेशन 2। इसमें क्या बोलते हैं, मिस्टर सुनील एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग गुड कैरेजेस। ठीक है, अब ये भी क्या करते हैं, हायर करते हैं, लीज करते हैं गुड कैरेजेस को। ठीक है, He owned 5 heavy good vehicles, ये ठीक हो गया हमारा, 10 से कम है इनके पास, तो इनके पास 5 ही गुड व्हीकल्स है। अच्छा आगे भी लिखा है देखो, हैवी व्हीकल कौन से थे, जिसमें 12,000 से ज्यादा का सामान आ जाता था, ठीक है, या उनका वेट जो है 12,000 से ज्यादा था। तो गुड व्हीकल ग्रॉस वेट ऑफ 13,000 किलोग्राम्स। तो अगर ये यहाँ पर हैवी नहीं लिखते तो आपको वेट देखना पड़ता है कि इसका 13,000 से ज्यादा सामान आ रहा है इसमें। ठीक है, अब इनके पास 5 हैवी गुड व्हीकल है एंड 4 जो है अदर गुड व्हीकल है। देखो क्वेश्चन में बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 5 जो है वो उनके पास कौन से हैं, हैवी गुड व्हीकल है, और 4 जो है उनके पास अदर गुड व्हीकल है। ठीक है, 5 हैवी उनके पास ट्रक है और 4 छोटे ट्रक हैं, तो टोटल 9 उनके पास व्हीकल है। ठीक है, अब 9 व्हीकल उनके पास है, यानी कि ये हमारे 44 AE में कवर हो जाएंगे, क्योंकि 44 AE में मैक्सिमम लिमिट थी 10 व्हीकल्स की, और हमारे टोटल कितने बन रहे हैं, सिर्फ 9, तो हम इनको 44 AE में कवर कर लेंगे। What will be his taxable income as per the provisions of section 44 AE? अब इसमें और हमें कुछ भी नहीं दिया है, बस ये दिया है कि इन्होंने ये जो व्हीकल्स थे इनको ओन किया है 2021 से 22 तक। ठीक है, और हमें निकालनी है अब इनकी इनकम 44 AE के अकॉर्डिंगली। सो मिस्टर सुनील इन टोटल ओन्ड 9 गुड व्हीकल्स, राइट, 5 हैवी हैं और इनका वेट कितना है, 13,000 किलोग्राम्स। ठीक है, सो आपको याद होगा हमने इनटू टन्स पढ़ा था, टन्स और किलोग्राम्स में हम एक ही मान लेते हैं उसको। ठीक है, अगर हमें ये दिया होता कि उसका वेट जो है 13 टन्स है, तब हम उसको 13 इंटू 13 कर देते, 1000 इंटू 13, राइट, हमने पढ़ा था इंटू टन्स करना है हमें और इंटू मंथ्स करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1000 फॉर हेवी व्हीकल हमने पढ़ा भी, फ्लैट रेट इज 1000 इनटू टन्स। ठीक है, टन्स या किलोग्राम्स, तो इसमें हमें किलोग्राम्स दे दिए जो कि 13 है, तो 1000 इंटू 13, और हमने इसको कितने महीनों के लिए यूज किया, फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, और इंटू 5 भी करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास 5 गुड व्हीकल है। ठीक है, अगर व्हीकल ज्यादा है और मंथ कम है, 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए टोटल,
तो आप AE अप्लाई करोगे। अगर 10 से ज्यादा व्हीकल है तो AE अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हैवी व्हीकल थे हमारे पास 5, 13 किलोग्राम का सामान था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1000 इंटू टन करते हैं, 13 टन का सामान है हमारे पास। ठीक है, इंटू 5 हमने कर दिया क्योंकि हमारे पास 5 हैवी व्हीकल थे, और इंटू 12 कर दिया क्योंकि हमने उनको 1 साल के लिए यूज किया था। तो टोटल अमाउंट हमारा आ गया 7,80,000। क्लियर हो रहा है क्या क्या चल रहा है, हमने ये पीछे पढ़ा है। सिमरन, तो उसमें 44 AE नहीं लगेगा, उसमें आपका नॉर्मल जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जैसे इनकम कैलकुलेट होती है वैसे होगी। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको अपने स्लैब रेट्स यूज करके इनकम लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला प्रोविजन यूज नहीं होगा। इनकम पर मंथ पर हैवी व्हीकल। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको क्या चल रहा है। यहाँ पे हैवी व्हीकल की बात हो रही है। हैवी व्हीकल में क्या पढ़ा था हमने, ऐसे लगेगी इनकम। एस्टिमेटेड इनकम कैसे निकलेगी, 1000 फ्लैट रेट इनटू जो उसका वेट है इनटू यानी इनटू मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर 1000 कर दिया, वेट कितना है 13 kg, इंटू 13 कर दिया। व्हीकल्स कितने हमारे 5 है हमारे पास हैवी व्हीकल, इंटू 5 भी करेंगे। और कितने महीनों के लिए यूज किया है, 12 महीनों के लिए यूज किया है, तो इसलिए इंटू 12 भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हैवी व्हीकल का कितना जो है हमारा इनकम बन गया 7,80,000। कैसे आया 7,80,000, 1000 इंटू वेट इंटू कितने व्हीकल थे हैवी हमारे पास, और इंटू मंथ्स हमने कितने महीनों के लिए उसको यूज किया। इसके बाद सेकेंडली उसने क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास 4 अदर व्हीकल्स भी हैं। पढ़ो यहाँ पे ध्यान से, he owned 5 heavy vehicles and 4 other goods vehicle during the previous year 21-22। अब उसके पास 4 दूसरे व्हीकल हैं। तो जो हमारे अदर व्हीकल्स थे उसमें क्या था, फ्लैट रेट 7500, राइट। सो इनकम पर गुड व्हीकल 7500, कितने थे हमारे पास, 4 थे, और हमने कितने दिन के लिए यूज किया, 12 महीनों के लिए। तो हमारा टोटल आ गया 3,60,000। ठीक है, हैवी वालों का 7,80,000 आ गया और अदर वालों का 3,60,000 आ गया। तो बताओ हमारी टोटल इनकम कितनी बन जाएगी, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7,80,000 प्लस 3,60,000, सो टोटल इनकम कम्स आउट टू बी 11,40,000। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कुछ घुस रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है क्लास में, समझ आ रहा है। बहुत इजी है, पहले देखना है हैवी व्हीकल है कि अदर व्हीकल है, इनटू वेट कर देंगे, इनटू कितने हमारे पास व्हीकल है, और इनटू कितने महीने हमने उसको यूज किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जैसे हमको दोनों व्हीकल मेंशन कर दिए कि हैवी भी है और अदर व्हीकल भी है, तो हमने क्या किया, पहले हैवी का इनकम निकाल लिया अकॉर्डिंग टू 1000 जो हमें दे रखा होता है, 1000 इंटू वेट इंटू मंथ्स और इंटू हमारे पास कितने व्हीकल हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अदर व्हीकल का निकाल लिया। अदर व्हीकल में क्या होता है, फ्लैट हमारा 7500 इंटू हमारे पास कितने अदर व्हीकल हैं और इंटू हमने उसको कितने महीनों के लिए यूज किया है। ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग निकाल के हमने ऐड कर दिया, तो हमारी फाइनल इनकम जो है वो बन गई 11,40,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे इनकम हमें कैसे एस्टिमेट करके निकालनी है। नाउ वील मूव फर्दर। अब देखो इसमें क्या है, द प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 1000 पर टन और 7500 इज द फाइनल इनकम, नो फर्दर एक्सपेंसेस विल बी अलाउड और डिसअलाउड। ठीक है, सो आपको इसमें क्या है, सेम चीज है, जैसे पहले हमें कोई और डिडक्शन और एक्सपेंस की जो है हम माइनस नहीं कर सकते थे अपनी इनकम में से, तो यहाँ पर भी सेम है। अगर आप किसी और डिडक्शन का क्लेम मांग रहे हो या किसी ऐसे बोल रहे हो कि मेरा कोई एक्सपेंस है जिसका मैं क्लेम मांगना चाहता हूँ, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, 44 AE में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट हमारी दो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स में भी यही चीज है। No need to maintain books of accounts as per section 44 AA। तो 44 section AA बोलता है कि आपको books of accounts maintain करनी ही पड़ेंगी। तो अगर हम 44 AE सेक्शन ऑप्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हम 44 AE के अकॉर्डिंग जो है बुक्स मेंटेन करेंगे या फिर टैक्स भरेंगे, सॉरी बुक्स मेंटेन तो नहीं करनी है, टैक्स भरेंगे, तो इस केस में हमें जो है
अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है। 44 AE अगर हम ऑप्ट करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इसमें भी हमें एडवांस टैक्स भरना पड़ता है और एडवांस टैक्स को हमें 4 इंस्टॉलमेंट्स में भरना होता है। So the first installment is given on 15th June, second is given on 15th September, third is given on 15th December and the last one is given on 15th March. ठीक है। सो बाकी दोनों में हमें 15th मार्च को जो है एडवांस टैक्स भरना होता था, बट यहाँ पर हमारे 4 इंस्टॉलमेंट्स में हमें एडवांस टैक्स भरना होता है। ठीक है। सो ये 4 इंस्टॉलमेंट्स कब कब है? पहला है जून में 15 जून, फिर 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर एंड लास्ट में 15 मार्च। तो इसमें वही लिखा है हमारा कि अगर आप अपनी इनकम जो है इन जो गवर्नमेंट ने इसमें प्रोविजन दिया है उससे कम जो है डिक्लेयर करते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी पड़ेगी और उनको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं इसका पूरा। अच्छा, एक चीज मैं आपको 44 ADA में बताना भूल गई थी कि आपको जो मैक्सिमम अर्निंग है आपके प्रोफेशन से वो 50 लाख होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने प्रोफेशन से 50 लाख से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो 44 ADA आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो एक बार फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं हम इसका, जो हमने अभी तीनों सेक्शंस पढ़े हैं। तो मैक्सिमम इनकम ऑफ असेसी जो है 44 AD में, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, होनी चाहिए 2 करोड़ या उससे कम। ठीक है। यहाँ पर होनी चाहिए 50 लाख या उससे कम, और 44 AE में हमारे पास 10 गुड कैरेज व्हीकल्स होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए, तभी जो है हमारे ऊपर 44 AD, ADA और AE लग सकता है। प्रिज्यूम्ड इनकम हम कितनी मानते हैं 44 AD में? 6% या 8% ऑफ टोटल टर्नओवर। ADA में हम मानते हैं 50% ऑफ इनकम अर्न्ड, जो कि 50 लाख या उससे कम हो। और 44 AE में दूसरा प्रोविजन यूज होता है हेवी व्हीकल और अदर व्हीकल के अकॉर्डिंग। अगर हेवी व्हीकल है तो 1000 पर टन पर मंथ और अदर व्हीकल में 7500 पर मंथ। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स दोनों में करना है। रिडक्शंस हमें नहीं मिलती हैं सेक्शन 30 से 38 तक, नॉट अवेलेबल इन ऑल द 3। एडवांस टैक्स जो है AD में हमें 15 मार्च को भरना है, ADA में भी 15 मार्च को भरना है, बट AE में जो है हमें 4 इंस्टॉलमेंट्स में भरना है, विच इज 15 मार्च, सितंबर, दिसंबर एंड यहाँ पे 15 जून है, सॉरी 15 जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। और लास्ट में क्या है? इफ लेस प्रॉफिट इज शोन देन प्रिस्क्राइब्ड अंडर प्रिजम्पटिव सेक्शंस। अगर आप बोलते हो कि मुझे प्रिजम्पटिव सेक्शन के अंडर भी अपनी इनकम अज्यूम करनी है, लेकिन मैं जो है कम दिखाऊंगा अपनी इनकम की, मेरी इनकम तो है ही, तो आप प्रिजम्पटिव सेक्शन यूज नहीं कर पाओगे। आपको जो है अपने बुक्स मेंटेन भी करनी पड़ेगी और उनका ऑडिट भी कराना पड़ेगा। दिस वुड बी नेसेसरी इन ऑल द 3 सेक्शंस। ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। सो इसको जो है मैं ये PPT आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ऐड 2 पीपल, राइट? पुष्पांजलि एंड अमन। ओके, आई ऐड यू बोथ। उसके बाद आई शेयर दिस PPT एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द टॉपिक कैपिटल गेन। सो टिल देन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड बाय बाय। पंकज जी एंड कर दीजिए।